दोस्तों हमने अपने पुराने वीडियोस में अंडमान एंड निकोबार के नदन मोस्ट आइलैंड लैंडफॉल से लगभग 63 किलोमीटर दूर स्थित बर्मीज कोको आइलैंड्स की बात कई बार ब्रीफ में की है। आप जानते हैं कि इस आइलैंड में चाइना ने अपनी एक इंटेलिजेंस गैदरिंग फैसिलिटी बना रखी है जिसका नाम है मैरीटाइम रिकॉनिसेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस स्टेशन। यहाँ से वो इंडियन फोर्सेस के मूवमेंट्स, मलक्का स्ट्रेट के ट्रैफिक और अंडमान एंड निकोबार में लोकेटेड इंडियन मिसाइल सिस्टम्स में नजर बनाए रखने की कोशिश करता है। ऐसे में ये कोको आइलैंड इंडिया के लिए भी एक हेडिक जैसा है जो उसके रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट की तरह है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये आइलैंड हमेशा से इंडिया के लिए हेडेक नहीं था, क्योंकि ये आइलैंड कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि ये आइलैंड म्यांमार के पास चला गया। और अगर ये आइलैंड इंडिया का पार्ट हुआ करता था तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंडिया इस आइलैंड को वापस ले सकता है? ये सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं कोको आइलैंड के जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस और जियोग्राफी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, कोको आइलैंड बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड एक इंपॉर्टेंट जियोस्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसकी लार्जली दो वजहें हैं। पहली तो ये कि 21st सेंचुरी में वर्ल्ड पावर्स की नज़र इंडो पैसिफिक रीजन पर लगातार बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे 21st सेंचुरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जोन ऑफ ग्रेट पावर कंपटीशन माना जाता है और कोको आइलैंड इंडो पैसिफिक में ही आता है। दूसरा कारण यह है कि कोको आइलैंड वर्ल्ड के बिजिएस्ट ट्रेडिंग रूट, चोक पॉइंट और चाइनीज हेजिमनिक एस्पिरेशन के सूत्रधार यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफ़ी पास है, जहां बैठकर चाइना मलक्का में अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहता है। इसलिए कोको आइलैंड का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को समझें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल में कुछ स्मॉल आइलैंड ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। करेंटली ये आइलैंड म्यांमार के यंगॉन रीजन के अंतर्गत एडमिनिस्टर होता है और यंगॉन शहर के साउथ में लगभग 414 किलोमीटर दूर स्थित है। कोको आइलैंड ग्रुप में कुल 5 आइलैंड हैं। नदन साइड में स्थित ग्रेट कोको रीफ पर 4 आइलैंड हैं, जिनमें स्लिपर आइलैंड, टेबल आइलैंड, ग्रेट कोको आइलैंड और जेरी आइलैंड आते हैं। साउथ में स्थित लिटिल कोको रीफ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है लिटिल कोको आइलैंड। इसके अलावा कोको आइलैंड के नॉर्थ में 90 किलोमीटर दूर म्यांमार का एक और आइलैंड है जिसका नाम है प्रिपेरिस आइलैंड और इसके सदर्न साइड में 63 किलोमीटर दूर इंडियन आइलैंड लैंडफॉल है जो अंडमान एंड निकोबार के अंडर आता है। अगर हम बायोजियोग्राफी की बात करें तो यहाँ का मेजॉरिटी एरिया डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है, स्पेशली कोकोनट ट्रीज से। चलिए अब चलते हैं इस आइलैंड के इतिहास की ओर। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो कोको आइलैंड का ये नाम उन्हें पोर्टुगीज से मिला जो कोकोनट को कोको बुलाते थे। फिर 18 सेंचुरी में अंडमान आइलैंड्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आया और उन्होंने यहाँ पे एक पीनल कॉलोनी स्टैब्लिश की, जिसे हम काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं। उस दौर में कोको आइलैंड अंडमान एंड निकोबार में रह रहे ब्रिटिश एम्प्लॉयज और प्रिजनर्स के लिए सोर्स ऑफ फूड थे। खैर, प्री ब्रिटिश एरा में कोको आइलैंड इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। हालांकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री के बाद इन आइलैंड पर कंट्रोल कभी ब्रिटिश इंडिया ने किया तो कभी ब्रिटिश बर्मा ने। इस आइलैंड की हिस्ट्री को लेकर कई पॉलिटिकल डिबेट्स भी चलते रहते हैं। ये दावे किए जाते हैं कि 1948 में इस आइलैंड को तब की इंडियन गवर्नमेंट ने गिफ्ट के रूप में म्यांमार को दे दिया था। ये क्लेम शायद सबसे पहले फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने 2003 में एक बीबीसी इंटरव्यू में किया था। उन्होंने ये कहा कि पीएम जवाहरलाल नेहरू ने बर्मा को कोको आइलैंड डोनेट कर दिया था और इसलिए इंडिया ने एक वाइटल स्ट्रैटेजिक एसेट गंवा दिया। कई रिपोर्ट्स ने इस क्लेम को सपोर्ट किया है पर कई इसे रिजेक्ट भी करती हैं। वैसे दोस्तों, कोको आइलैंड के इस इतिहास के बारे में कुछ भी ऑथोरिटेटिवली नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड ऑथेंटिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं हैं। गिफ्ट देने वाली थ्योरी को एंड्रयू सेल्थ अपने रिसर्च पेपर बर्मास कोको आइलैंड रूमर्स एंड रियलिटीज इन द इंडियन ओशन में रिजेक्ट करते हैं और दावा करते हैं कि कोको आइलैंड का म्यांमार के पास जाना नेचुरल प्रोसेस के तहत था। ऐसा इसलिए क्योंकि 1882 में यह आइलैंड ब्रिटिश बर्मा के अंतर्गत था और 1937 में जब बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया तो ये आइलैंड बर्मा के अंडर एक सेल्फ गवर्निंग क्राउन कॉलोनी की तरह रहा। 1942 में एक बदलाव आया जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त जापानीज ने अंडमान एंड निकोबार को अपने कंट्रोल में ले लिया और तब कोको आइलैंड पर भी उनका कब्जा हुआ।
सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद फौज ने जापानीज फोर्सेस से अंडमान एंड निकोबार का कंट्रोल मांगा, जिसके साथ उन्हें कोको आइलैंड पर भी इफेक्टिव कंट्रोल मिला। पर वॉर के बाद सिचुएशन बदली क्योंकि जापानीज हार गए। 1948 में जब बर्मा आज़ाद हुआ तो ये आइलैंड बर्मा के पास चले गए, इस तर्ज पर कि वो वॉर के पहले ब्रिटिश बर्मा का हिस्सा थे। हालांकि एंड्रयू सेल्थ का एनालिसिस 100% सही है कि नहीं, ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते क्योंकि रिकॉर्ड्स की कमी है। रिकॉर्ड्स की कमी का एक कारण ये भी है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तब की और आज की जियोपॉलिटिकल कंडीशंस काफ़ी अलग हैं। शायद उस दौर में कोको आइलैंड उतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं जितना वो आज है, इसलिए म्यांमार गवर्नमेंट ने कई दशकों तक इस आइलैंड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर, चीज़ें धीरे धीरे बदली और म्यांमार में 1962 के मिलिट्री कू के बाद इन आइलैंड का इस्तेमाल भी पीनल कॉलोनी के रूप में होने लगा। इसके अलावा म्यांमार नेवी ने अपना नेवल बेस भी यहाँ स्टैब्लिश किया। प्रेजेंटली इन आइलैंड का ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन म्यांमार द्वारा किया जाता है। पर सवाल यह है कि यहाँ चाइनीज एंट्री कब हुई, आइए उसे भी देखते हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार की जुंता गवर्नमेंट ने 1994 में इन आइलैंड को चाइना को लीज पर दे दिया था, लेकिन म्यांमार और चाइना इसे क्लियरली डिनाई करते हैं। पर सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि चाइना ने ग्रेट कोको आइलैंड में अपना इंटेलिजेंस फैसिलिटी बिल्ड किया है और इसलिए कोको आइलैंड आज इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए एक चैलेंज है। ये तो साफ है कि साउथ चाइना सी के मिलिट्री बिल्डअप के बाद अब चाइनीज मिलिट्री की नज़र इंडियन ओशन रीजन पर है। अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के तहत वो ऑलरेडी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट, म्यांमार के क्याकपी पोर्ट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। इस स्ट्रेटजिक इंसर्कलमेंट के प्लान में कोको आइलैंड चाइनीज नेवी के लिए वरदान से कम नहीं है, जहां वो अपनी इंटेलिजेंस फैसिलिटीज़ और रडार फैसिलिटीज़ की मदद से इंडिया की मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहा है। कुछ स्कॉलर्स तो ये भी दावा करते हैं कि इस चाइनीज फैसिलिटी को सिग्नेट या सिग्नल इंटेलिजेंस फैसिलिटी कहा जाता है, जिसके तहत वो इंडिया के चांदीपुर और कलम आइलैंड में स्थित मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज़ तक अपनी नज़र बनाए रख सकता है। इसके अलावा कोको आइलैंड में चाइना का कंट्रोल उसे मलक्का पर अपने डिपेंडेंस के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ही तरह चाइना आज म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर भी स्टैब्लिश करना चाहता है, जो उसके यूनान प्रोविंस को सीधे बे ऑफ बंगाल से जोड़ देगा और इस तरह वो मलक्का को बाईपास कर लेगा। उसके इस प्लान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कोको आइलैंड करेंगे। अब इस तरह के स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के रूप में अगर हम ये सवाल उठाएं कि क्या हम इस आइलैंड को फिर से अपने कंट्रोल में लेकर इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए इस पॉसिबिलिटी को भी देखते हैं। दोस्तों, कोको से इमर्ज हो रही प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन ये है कि इन आइलैंड को इंडिया के कंट्रोल में लाया जाए और इसके दो तरीके हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अगर इंडिया ने एक्चुअली में इन आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट किया है तो उसके रिकॉर्ड्स हमारे आर्काइव्स में होंगे। हम उन रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल से या तो म्यांमार के साथ एग्रीमेंट्स करके इस आइलैंड को वापस हासिल कर सकते हैं, या तो हम इन आइलैंड को म्यांमार से खरीद सकते हैं, या फिर हम अपनी मिलिट्री को भेजकर यहाँ पर चल रही एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर इंडिया ने म्यांमार को कोको आइलैंड गिफ्ट किए थे तो वो उसके खुद के इस्तेमाल के लिए दिए गए थे, ना कि किसी थर्ड कंट्री जैसे चाइना के बेनिफिट के लिए। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर हमें इन आइलैंड को गिफ्ट नहीं किया है तो हम फोर्सफुली इन्हें अपने ट्राई सर्विसेज को यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन फीजिबल नहीं लगता क्योंकि ये स्टेप इंडिया के सॉफ्ट पावर को हैम्पर करेगा और इससे आसपास के नेबरिंग देशों में इंडिया की इमेज कमज़ोर पड़ सकती है। इसका फ़ायदा चाइना खुद उठा सकता है, जो ऑलरेडी साउथ एशिया में एग्रेसिवली खुद को एक प्रोटेक्टर की तरह पोर्ट्रे कर रहा है। मिलिट्री एक्शन का एक नुकसान ये भी है कि ये चाइना और इंडिया जैसे दो न्यूक्लियर पावर के बीच वॉर को ट्रिगर कर सकता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। ऊपर से इंडिया को चाइना के साथ एक 2 फ्रंट वॉर ही नहीं, शायद एक 3 फ्रंट वॉर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट में पाकिस्तान आज चाइना का सबसे बड़ा दोस्त बना बैठा है और म्यांमार खुद भी चाइना के साथ नज़दीकियां बना रहा है। म्यांमार कोको आइलैंड पर अपने क्लेम्स को इतना इजीली गिव अप कर देगा, ये भी मुश्किल है। इंडिया ऐसे चैलेंजेस के लिए ऑब्वियसली रेडी है और वेल प्रिपेयर्ड भी, लेकिन हमने हमेशा ही एक नॉन एग्रेशन की पॉलिसी अपनाई है और वॉरफेयर का ऑप्शन हमेशा रिटेलिएशन के रूप में रखा है, और ऐसे में मिलिट्री एक्शन एक वायबल एक्शन नहीं लगता। दोस्तों, आइलैंड को कैप्चर करने से बेटर भी एक सॉल्यूशन है। ध्यान देने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समस्या कोको आइलैंड है ही नहीं,
जी हाँ, जरा सोचिए, अगर इंडिया आज कोको आइलैंड को हासिल कर भी लेगा तो उससे होगा क्या? चाइना कल कोको के नॉर्थ में स्थित दूसरे आइलैंड में ऐसे ही फैसिलिटीज बिल्ड कर लेगा। कोको आइलैंड के इमीडिएट नॉर्थ में सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित म्यांमार का ही एक और आइलैंड है जिसका नाम है प्रिपेरिस आइलैंड। अगर चाइना के रिश्ते म्यांमार के साथ अच्छे रहे तो वो कल को प्रिपेरिस आइलैंड्स में भी ऐसी फैसिलिटीज बिल्ड कर लेगा या फिर किसी और आइलैंड में। ऐसे में समस्या की जड़ ये है कि कोको आइलैंड को इंडिया में मिलाने जैसे रेडिकल आइडियाज़ के बजाय हम चाइना को ग्लोबल फोरम में एक्सपोज करें और साथ में म्यांमार और बाकी के बे ऑफ बंगाल लिटोरल स्टेट्स के साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव करें। अगर इंडिया के रिश्ते म्यांमार के साथ इम्प्रूव होंगे तो आने वाले टाइम में इंडिया खुद म्यांमार के साथ पीसफुली अपने कंसर्न्स को रेज कर कोको में बढ़ते चाइनीज प्रेजेंस को रुकवा सकता है। चेकबुक डिप्लोमेसी का इस्तेमाल यहाँ इंडिया के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। दोस्तों, म्यांमार के साथ चेकबुक डिप्लोमेसी के अलावा कोको के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई और तरीके हैं, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एग्रेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस। इसके अलावा कोको आइलैंड के पास स्थित इंडियन आइलैंड लैंडफॉल में हम डीप सी नेटवर्क फैसिलिटी स्टैब्लिश कर चाइना के मैरीटाइम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए द्वारा बनाए गए क्वाड ग्रुपिंग की मदद से इंडियन ओशन रीजन को एक स्ट्रॉन्गर और सेफर आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया जा सकता है। रिसेंटली साइंड हुए कई एग्रीमेंट्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जापान के साथ एक्विजिशन एंड क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज एग्रीमेंट और यूएसए के साथ लेमोआ, कॉमकासा और बेका की मदद से इंडिया लॉजिस्टिकल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क को क्रिएट कर रहा है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। ये सब कुछ हमें कॉस्ट इफेक्टिव वे में कोको आइलैंड के चैलेंज को काउंटर करने में मदद करेगा। स्मार्ट जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में ये बेहद ज़रूरी है कि हम जो भी एक्शन लें वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कुछ ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और कोको आइलैंड को लेकर भी इंडिया को कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कोको आइलैंड की, और हमने इस वीडियो में इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करी कि क्या इंडिया कोको आइलैंड को फिर से वापस ले सकता है। इस पूरे एनालिसिस और केस स्टडी को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।